नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। आज हमारा ये वीडियो लेक्चर नंबर 23 है और आज हम फिर अध्याय 4 अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो हम आज फिर अध्याय 4 ही पढ़ेंगे। कक्षा 10 के लिए हमें वीडियो क्लासेस चला रहे हैं और विषय लेकर चल रहे हैं अभी हम सामाजिक विज्ञान। और आज हम अध्याय 4 में टॉपिक पढ़ने वाले हैं परिवहन के साधन में जल एवं वायु परिवहन। हम 21 नंबर के वीडियो लेक्चर में हम सड़क परिवहन पढ़ चुके हैं, 22 नंबर के वीडियो लेक्चर में हम रेल परिवहन पढ़ चुके हैं। आज 23 नंबर के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे जल एवं वायु परिवहन। बस क्लास शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। चलिए पढ़ते हैं हम जल एवं वायु परिवहन। देखिए बच्चों, जल परिवहन आप समझते होंगे, सड़क परिवहन माने हम सड़क मार्ग की बात करते हैं, हम रेल परिवहन माने रेल मार्ग की बात करते हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं आज जल परिवहन की, यानी कि हम जल मार्ग की बात करेंगे। किस तरह हम जल के माध्यम से, जल मार्गों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जा सकेंगे। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम किस तरह आवागमन कर सकते हैं जल के माध्यम से, आज हम इस जल परिवहन के टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, भारत की भौगोलिक जो स्थिति है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और वर्ष भर पानी उपलब्ध कराने वाली नदियाँ जल परिवहन के विकास के आधार। जैसे हिंदुस्तान का नक्शा आपने देखा होगा, इस तरह हिंदुस्तान का नक्शा है, ठीक है। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य हैं, ये पूरे इतना हिस्सा हमारा जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जल से। तो भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, पहली बात। तो दूसरा, वर्ष भर पानी उपलब्ध कराने वाली नदियाँ हमारे यहाँ हैं, तो वो हमारे विकास का आधार है। जल परिवहन सभी परिवहनों से सस्ता है, ठीक है। यात्रियों को ढोने वाले जहाज को लाउडर कहते हैं। अब प्रश्न आ सकता है कि लाउडर किसे कहते हैं? लाउडर तो हम बता सकते हैं, यात्रियों को ढोने वाले जहाज को लाउडर कहते हैं और मालवाहक जहाज को ट्रैम्प कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवाहक जहाज को ट्रैम्प, इसको हम लाउडर। ये 2 शब्द याद रखिए। लाउडर क्या होता है? यात्रियों को ढोने वाले जहाज होते हैं। ट्रैम्प क्या होता है? मालवाहक, माल को ढोने वाले जहाज होते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। खनिज तेल टैंकर जहाज कहलाते हैं और जो खनिज तेल के टैंकर होते हैं उनको हम जहाज कहते हैं। रेफ्रिजरेटर एक जहाज द्वारा शीघ्र खराब होने वाले सामान, दुग्ध पदार्थ, फल, सब्जियां आदि का परिवहन किया जाता है। जैसे हमको जल परिवहन के माध्यम से हमको दूध, फल, सब्जियां एक देश से दूसरे देश पहुंचानी है, तो सस्ता है लेकिन थोड़ा समय लगता है, तो चीज़ें ख़राब ना हो, इसलिए हम रेफ्रिजरेटर एक जहाज़ का उपयोग करते हैं जिसमें फ्रिज लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल परिवहन के लिए मार्ग निर्माण एवं रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ना तो हमको सड़क बनानी है ना कुछ रखरखाव करना है, पानी है अपना भरा हुआ है, बहता रहता है। भारत की लंबी तट रेखा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की रक्षा, तट से दूर गहरे सागरों में स्थित खनिज तेल क्षेत्र, 12 समुद्री मील तक फैले सागर और मत्स्य क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु जल परिवहन का विकास अत्यावश्यक हो गया था। अब उसमें रखरखाव की हमको आवश्यकता नहीं जल परिवहन की, लेकिन एक तो हमारा जो देश है उसकी बाउंड्री बहुत बड़ी है, क्योंकि जब समुद्र से घिरी हुई है, तो समुद्री रास्ते से कोई दूसरे देश हम पर हमला ना कर दें, तो उनकी रक्षा के लिए, हमें अपनी रक्षा के लिए वहाँ पर संसाधन जुटाने पड़े। फिर खनिज तेल स्थित हैं, खनिज तेल के कुएँ हैं समुद्र में, ये हम पढ़ चुके हैं पहले अध्याय में। तो उन कुओं तक पहुंचने के लिए, खनिज तेल वहाँ से लेने के लिए, फिर उस खनिज तेल को वहाँ से रिफाइनरियों तक पहुंचाने के लिए हमको संसाधनों की आवश्यकता थी, इसलिए हमको संसाधनों का विकास करना पड़ा। मत्स्य क्षेत्र, मछली उत्पादन करना था, तो वहाँ से मछली उत्पादन जैसे समुद्र के किनारे से किया, तो वहाँ से फिर मछलियों को सारे देश में पहुँचाना है, तो इसलिए हमें संसाधनों का विकास करना पड़ा। इसलिए जल परिवहन का विकास अत्यधिक आवश्यक हो गया था इन सब चीज़ों के लिए। भारत जलीय परिवहन सेवाएं 3 प्रकार की, ठीक है। पहली है आंतरिक जल परिवहन। भारतवर्ष में आंतरिक जल परिवहन का राज्य का विषय है,
आंतरिक जल परिवहन के मुख्य माध्यम नदियाँ, नहरें और झीलें। आंतरिक माने हमारे देश के अंदर का मामला, हमारे देश के अंदर का मामला। अंदर क्या राज्य है, तो वो राज्य का विषय हो गए। अब उसमें अंदर राज्य में क्या है, अंदर देश में क्या है, नदियाँ बह रही हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, तो ये राज्य सरकारों को दे दिया गया है। भारत की प्रमुख नदियाँ गंगा है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती के 3700 किलोमीटर की दूरी यांत्रिक नौकाओं के योग्य है। यानी कि इन नदियों में हम 3700 किलोमीटर तक नावों से हम जा सकते हैं, लेकिन मात्र 2000 किलोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। 3300 किलोमीटर तक हम जा सकते हैं, लेकिन अभी तक हम 2000 किलोमीटर तक ही जा पा रहे हैं। तो उसका भी विकास करना है हमको, जिससे कि हम पूरा पहुंच सकें। देश की नहरों के 4300 किलोमीटर की दूरी यांत्रिक नौका वहन के योग्य है, परंतु 900 किलोमीटर नहरों का ही उपयोग किया जाता है। अब पहली बात की थी बड़ी नदियों की, तो बड़ी नदियों में हम देखो, फिर बताता हूँ। बड़ी जो नदियाँ हैं मेन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ताप्ती, ये 3700 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हम कितना कर पा रहे हैं, 2000 किलोमीटर। अब देश की दूसरी नदियों की बात करें, छोटी नहरों की बात करें, तो नहरों में हम 4300 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हम 900 किलोमीटर का ही उपयोग कर पा रहे हैं। तो हमको आंतरिक जल परिवहन को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। समझ गए होंगे आप आंतरिक जल परिवहन क्या है। देश के अंदर जो हम परिवहन कर रहे हैं, जल परिवहन कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं आंतरिक जल परिवहन, जिसके अंतर्गत नदियाँ, नहरें और तालाब आते हैं। चलिए आगे है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या, सड़कों व रेल मार्गों पर बढ़ते परिवहन दबाव के कारण आंतरिक जल मार्गों की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने हेतु 10 प्रमुख नदियों को सम्मिलित कर भारतीय आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो सरकार ने सोचा कि हम इनका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं आंतरिक जल परिवहन का, तो सरकार ने एक प्राधिकरण बना दिया, भारतीय आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं तटीय जल परिवहन की, जो तट के किनारे किनारे हैं। तो बच्चों, भारत की तट रेखा की लंबाई है 5717 किलोमीटर, और भारत में इस समय 13 बड़े और 184 छोटे व मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। बंदरगाह माने जहाँ पर पानी के जहाज आते हैं और जहाज वहाँ से चले जाते हैं, उनको हम बोलते, जैसे कि बस के लिए बस स्टैंड होता है, रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन होता है, जहाज के लिए हवाई अड्डा होता है, जैसे ही पानी के जहाज के लिए, जल परिवहन के लिए बंदरगाह होता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम सामुद्रिक परिवहन, जो समुद्र में परिवहन होता है। ठीक है, ये आंतरिक मामला नहीं, सामुद्रिक परिवहन माने देश के बाहर का मामला। अब देखिए, समुद्री जहाज़ों द्वारा ढोए जाने वाले माल की दृष्टि में विश्व में भारत का स्थान 19वां है। ठीक है, हम 19वें नंबर पर आते हैं विश्व में जल परिवहन के मामले में। विकासशील देशों के बीच सबसे बड़ा व्यापारिक जहाज़ों का बेड़ा भारत के पास है, लेकिन जो विकसित देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा जहाज़ हमारे पास है। भारत में लगभग 140 जहाज़रानी कंपनियां क्रियाशील हैं। 140 जहाज़रानी कंपनियां। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार में एक मंत्रालय होता है, जहाज़रानी मंत्री। ठीक है, 140 जहाज़रानी कंपनियां हैं, इनमें से 107 कंपनियां केवल समुद्रवर्ती व्यापार में, वो 23 विदेशी व्यापार में और 10 तटवर्ती और विदेशी व्यापार में संलग्न हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी है सबसे बड़ी जहाज़रानी कंपनी है। कौन सी सबसे बड़ी कंपनी है? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके पास 88 जहाज़ों का बेड़ा है। इस कंपनी के पास बड़े बड़े 88 जहाज़ हैं। अब आगे पढ़ते हैं। भारतवर्ष से गुजरने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। एक तो सिंगापुर मार्ग है, कोलकाता से जापान होते हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तटों तक। सिंगापुर मार्ग कहाँ से जाता है? कोलकाता से चलता है जापान, जापान से अमेरिका। दूसरा मार्ग है हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया मार्ग, इसमें हम चेन्नई से चलते हैं। देखो, कोलकाता हमारे देश का अगर नक्शा बना लें, कोलकाता यहाँ है, यहाँ से जाते हैं हम जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया मार्ग चेन्नई से जाते हैं, यहाँ से चेन्नई से चले हम सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पहुँच गए। स्वेज मार्ग है मुंबई से, मुंबई यहाँ पर है, तो मुंबई से पोर्ट सईद और लंदन तक हम यहाँ से जाते हैं। उत्तमाशा अंतर्द्वीप मार्ग एक, मुंबई मोमांसा से यूरोप व अमेरिका तक। एक और है यहाँ पे उत्तमांसा अंतर्द्वीप मार्ग। ठीक है,
तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि जल परिवहन आपको समझ में आया होगा। आंतरिक जल परिवहन की बात की हमने, मध्यवर्ती जल परिवहन की बात की, और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन है उसकी भी हमने बात की, सामुद्रिक परिवहन। अब हम पढ़ेंगे वायु परिवहन। ठीक है, वायु परिवहन आप जानते हैं, प्लेन, एरोप्लेन की बात होगी। तो अन्य साधनों की तुलना में वायु परिवहन सबसे महंगा है, लेकिन बहुत तीव्रगामी साधन है। यानी कि बहुत महंगा है, पैसे बहुत लगते हैं, लेकिन फास्ट भी सबसे ज़्यादा है। जहाँ हम दिल्ली से मुंबई पहुँचने में हमको 1.5 दिन लग जाता है, लेकिन जहाज़ से हम 2 ढाई 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। वायुमार्ग मुख्यतः यात्री ढोने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये डाक व माल ढोने का कार्य भी करते हैं। यानी कि वायुमार्ग से वे ज़्यादातर यात्री ही चलते हैं, लेकिन कभी कभी हम माल भी ढो सकते हैं और डाक जहाज़ भी चलता है। भारत में जैसे अब देखिए, हम हिंदुस्तान में किसी भी कोने में स्पीड पोस्ट करें तो स्पीड पोस्ट का 3 दिन का प्रावधान है कि 3 दिन में पहुंच जाती है। अब दिल्ली में हमने स्पीड पोस्ट की, चेन्नई पहुंचाना है, तो ट्रेन से तो वो नहीं पहुंचने वाला है। तो जो डाक वायुयान है ये उन चीज़ों के लिए यूज होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान 1921 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई। देखिए, इलाहाबाद और नैनी उसी शहर में 2 जगह हैं। तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली उड़ान हुई। याद रखिएगा, जो प्रदर्शन तक सीमित थी, केवल प्रदर्शन करना था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात इसमें सुधार लाने, विकास करने के लिए 13 अगस्त 1953 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठान स्थापित किए गए। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कब बनी? 13 अगस्त 1953। याद रखिए, 15 अगस्त को तो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, मनाते हैं ना, उसके 2 दिन पहले 13 अगस्त, ठीक है, 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ। यानी हमने आज़ादी के 6वें साल हमने जहाज़ों के लिए राष्ट्रीयकरण कर दिया। 2 कंपनियां बनाएंगे। चलिए, कंपनियां पढ़ने से पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पढ़ लेते हैं। पहला हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी, मुंबई महाराष्ट्र में। दूसरा है दमदम, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तीसरा पालम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। चौथा मीनामकबम, चेन्नई तमिलनाडु में। पाँचवा तिरुवनंतपुरम, केरल। छठवां अहमदाबाद, गुजरात में। ये बात के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। चलिए अब हम पढ़ते हैं कौन सी 2 कंपनियां बनाई। एक बनाई थी भारत सरकार ने, एयर इंडिया। अगली बनाई थी इंडियन एयरलाइंस। तो हम पहले पढ़ेंगे एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई। वर्तमान में इसकी सेवाओं का विस्तार अमेरिका, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम व पूर्वी एशिया तक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब दूसरी बात करें हम इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस अंतर्देशीय हवाई सेवाएं उपलब्ध कराती है। अंतर्देशीय, यह देश के भीतर यात्री, माल, डाक सेवा उपलब्ध कराने के साथ साथ 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी जाती है, जैसे बैंकॉक, सिंगापुर, कुआलालंपुर, रंगून, काठमांडू, कोलंबो, ढाका, माले, कराची, कुवैत, शारजहां, दुबई, फुजेरा, रसाल, खेमार, मस्कट, दोहा, बहरीन पर भी उड़ान भरती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। अब याद रखिए, एयर इंडिया और एयरलाइंस, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इंडियन एयरलाइंस का हेडक्वार्टर दिल्ली में। अब यह इंडियन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ें। तीसरा है कि जहां पर इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो उन क्षेत्रों को व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की हवाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 20 जनवरी 1981 को वायुदूत सेवा की स्थापना की गई। जहाँ पे हमने एयर इंडिया नहीं चला पाए, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया नहीं चल रही हैं, तो वहाँ पे उन लोगों की जोड़ने से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लोगों को हवाई जहाज़ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 20 जनवरी 1981 को हमने वायुदूत सेवा की स्थापना की। अब पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर आती है, 7 बहनें। कौन से राज्य हैं? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इस तरह के राज्य उधर, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। चौथा है पवन हंस। देखिए, पहला था एयर इंडिया, दूसरा था इंडियन एयरलाइंस, तीसरा था वायुदूत सेवा, चौथा हम पढ़ रहे हैं पवन हंस। ठीक है, पवन हंस क्या करता है?
कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को समुद्र व तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज संबंधी गतिविधियों में हेलीकॉप्टर सहायता सेवा उपलब्ध कराने के लिए पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को की गई। ठीक है, किस लिए? जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग है ना, उनको अब समुद्र में जाना है, तेल की खोज करनी है या तेल के कुओं को देखना है, तो उसके लिए उचित साधन हेलीकॉप्टर है। तो हेलीकॉप्टर को उपलब्ध कराने के लिए एक कंपनी बनाई, पवन हंस। स्थापना कब की गई? 15 अक्टूबर 1985 को। लेकिन अब यह देश के दुर्गम इलाकों में भी नियमित और विशेष हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में यह एशिया का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा है, एशिया की। ठीक है, पवन हंस घरेलू हवाई अड्डे व असैनिक विमान परिसरों की देखरेख का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करता है। अब देखिए, जो हवाई अड्डे हैं वो असैनिक विमान परिसरों की देखरेख कौन करता है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा जल परिवहन और वायु परिवहन। तो परिवहन समाप्त हो चुका। अब हम पढ़ेंगे आगे पाइपलाइन और पोताश्रय। ठीक है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए।